जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय राम जी की। देखिए सी-टेट का अब आ गया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ये लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 2022 का है। और पेपर 2 के लिए आपका सी-टेट पेपर 2 के लिए, ठीक है। और इसमें पेपर 1 CDP पेपर 1 वाले जो है आप CDP के लिए क्लास देख सकते हैं CDP, और ये हो जाएगा आपका जो है पूरा 150 नंबर का एनालिसिस सॉल्व आप देख सकते हैं थंबनेल में। सी-टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट जूनियर स्तर का 6 to 8 के लिए सॉल्व पेपर। अब आइए नंबर 1 से चलते हैं। ये 1 नंबर से है। ये 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 को, ठीक है। 2022 में प्रस्तावित था, लेकिन 6 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। दिसंबर में होना था लेकिन फरवरी में हुआ, तो वही क्वेश्चन है। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला नंबर है। ये पेपर 2 6 to 8 के लिए है, ठीक है। पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित, ठीक है। वृद्धि और विकास कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परिवेश की शैली के द्वारा, आनुवंशिक ढांचा संरचना के द्वारा, विद्यालय अनुभव के द्वारा, व्यक्तिगत रुचि के द्वारा। तो इनमें से कौन कौन से होंगे? तो आनुवंशिक ढांचा संरचना हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत रुचि भी हो जाएगा। इनमें से कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिगत रुचि के द्वारा भी हो जाएगा आपका। परिवेश की शैली भी, परिवेश बहुत महत्वपूर्ण रहता है वृद्धि और विकास में, महत्वपूर्ण कारक है परिवेश। आनुवंशिक संरचना, विद्यालय अनुभव, बच्चे देखिए विद्यालय में अनुभव प्राप्त करने जाते हैं, तो ये डी हो जाएगा ऑप्शन चारों, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर डी है। वृद्धि, विकास, आनुवंशिकता, आनुवंशिक संगठन और पर्यावरणीय कारकों सभी अन्योन्याश्रित के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक बार आप सब क्वेश्चन जो है ध्यान से देख लीजिए फिर से, फिर आंसर को ही सिर्फ स्क्रीन पे लाएंगे। तो जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होते हैं। आनुवंशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारण करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास जो है, देखिए नीचे कौन कौन से कारक है, तो ये उपयुक्त चारों कारक इसमें दिया गया है। परिवेश की शैलियाँ, आनुवंशिकता की ढांचा एवं संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि, ये वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलिए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन तो होता है। तो कैसे होता है? सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक आयामी और रैखिक होता है। एक आयामी तो कभी नहीं होता है, ये बहुआयामी होता है, ये भी गलत हो गया। आइए देखिए नीचे, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगुली से सिरे तक, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए C नंबर ऑप्शन है, मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि ये तत्व है जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों, तो वंश और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके जटिल अंतःक्रिया है, ठीक है। पर्यावरण और वंशानुगत के बीच जो है एक जटिल अंतःक्रिया है। आगे देखिए, सभी जन्मजात लक्षण प्रवृत्ति और बुद्धि लब्धि आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं, तथा सभी मानसिक सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर है। मानसिक और सामाजिक लक्षण जो है बच्चों में जब आएगी तो वह पर्यावरण पर निर्भर करता है। बुद्धि प्रवृत्ति जन्मजात लक्षण जो है वो आनुवंशिकता पर निर्भर करेगा। आगे है कथन और कारक में। कथन क्या दिया गया है? सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये गलत हो जाएगा। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो बचपन सार्वभौमिक जो और एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, ठीक है, बहुआयामी, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, सही विकल्प को चुनना है, तो जहाँ दोनों गलत होगा उसी में लगा देंगे। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। ये डी नंबर ऑप्शन, यहाँ देखिए ए और आर दोनों गलत है, डी नंबर ऑप्शन सही है।
देखिए, बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। क्षमता और अक्षमताओं के साथ अलग अलग तरह से बढ़ता है। और कथन क्या है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे विभिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं। अब तर्क आर में क्या कहा गया है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बचपन बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास जो है सार्वभौमिक और एक क्या कहता है, सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। तो ये दोनों गलत है। आगे देखिए, चौथा नंबर कथन क्या है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है। ही जहाँ आया आपका टैग वर्ड में कट गया, ही नहीं, स्कूल में होता है, ये सही है, लेकिन स्कूल में ही नहीं, बच्चे तो हर जगह से समाजीकरण बच्चे का होता है, गांव से, समाज से, घर से, स्कूल से, विद्यालय से, सार्वजनिक स्थानों से जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत। आगे देखिए, आर तर्क में क्या है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो एकमात्र जैसे आ गया तो यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन ए बी दोनों गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जहाँ ए और आर दोनों गलत है, ये डी नंबर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। समाजीकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंडों में परिवार और स्कूल शामिल है। ठीक है, क्या है, द्वितीयक एजेंडों में जो है तो स्कूल, परिवार, ये सब शामिल है, परिवार और स्कूल शामिल है प्रमुख एजेंडों में। लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह, अन्य प्रमुख सामाजिक संस्था जैसे धर्म, कानूनी व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, अतः इस संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया, आसपास वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक समाजीकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी समूह, समाज के कानून आदि भी आते हैं। ठीक है, इस प्रकार ए और आर दोनों गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। ठीक है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्टेज में है? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक स्तर। ये क्या होता है, बच्चे थोड़ा 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे डरते हैं और स्वयं से निर्णय ले पाने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स का कहा मानते हैं, पेरेंट्स से डरते हैं। इस प्रकार देखिए आंसर में बी ऑप्शन हो गया, पूर्व पारंपरिक स्तर। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई घर से मिठाई खाने में डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है, यह 9 वर्ष तक रहता है। ठीक है, ये 9 वर्ष तक भी रहता है। ठीक है, 2 से 7 या 2 से 9 वर्ष तक भी रहता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणाम से प्रभावित होते हैं। सॉरी, ये 9 वर्ष अलग है, 2 से 7 वर्ष वाला जो है ना वो पियाजे की है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सॉरी। तो ये 9 वर्ष यहाँ जो दिया गया है यही सही है। ठीक है, तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होता है, वो नियम और कानून को तोड़ने से प्रभावित रहते हैं बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में। पूर्व पारंपरिक स्तर में, इस स्तर में 2 चरण होते हैं, एक आज्ञाकारिता और दंड। आज्ञा नहीं मानने पर क्या होता है, दंड मिलेगी। आगे देखिए, व्यक्तिवाद और विनियमन, और व्यक्तिवाद होते हैं, विनियमन, 2 स्टेज होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका थोड़ा सा और है सॉल्यूशन, तो आगे और 6 नंबर है, 6 नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो एडेप्टेशन, अनुकूलन के द्वारा, पुनर्वलन के द्वारा, रेनफोर्समेंट और पूर्वाभ्यास के द्वारा, कलन विधि के द्वारा। तो इसमें अनुकूलन के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन विधि के द्वारा बच्चों में विकास सुगम होता है।
पियाजे के अनुसार देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन एडेप्टेशन कहा जाता है, एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है, प्रारंभिक जीवन से अनुकूलन करना सीख जाता है बच्चे। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं, ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। यहाँ दिया गया है कि बच्चे जो है विभिन्न परिस्थिति में अलग अलग जो है मानसिक स्थिति नहीं रह के एक साथ जो है उनका दिमाग एक साथ होकर कार्य करना, परिस्थिति में कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, मानसिक स्तर इस प्रकार चलता है। जब पर्यावरण में अलग अलग परिस्थिति होना स्टार्ट होता है, अपने परिस्थिति के अनुसार बच्चे अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। अब जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी को चुनना है। सही सुमेलित जोड़ी सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में संवेदी चालक अवस्था, संवेदी पेशी चालक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है यानी कि परिभाषा से उदाहरण की ओर बढ़ना सीख जाता है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे में अस्थायित्व जो है, वस्तु अस्थायित्व प्रारंभ हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका क्या होगा, नाटकीय खेल में संलग्न, इसी को कहेंगे जीववाद। ठीक है, नाटकीय खेल के द्वारा उसे हर एक वस्तु में क्या है उसको दिखाया, मतलब जीव लगेगा असली। अगर टेडी बियर है तो लगेगा इसमें जान है। ठीक है, जीववाद पे केंद्रित होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये देख लीजिए, इसके चारों स्टेज जो है जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी गमक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इंद्रिया शिक्षक होता है, प्रतिवर्ती क्रिया अंतरंग व्यवहार होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु तक होता है। ठीक है, भाषा विकास होता है, इस अवस्था में भाषा का विकास होता है। इसका सोच अपरिवर्तनीय रहता है, ये अपरिवर्तनीय, अपने विचार में अपरिवर्तन चाहता है। अहम केंद्रवाद होता है, जीववाद होता है। ठीक है, यानी कि अहम केंद्रवाद अपने आप से खुद से बातें करता है और हर एक खिलौनों में भी जानता है कि इसमें भी जीव है। ठीक है, आगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ से तर्क जो है शुरू कर देता है, तर्क शुरू होता है, प्रतिवर्ती होता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। वर्गीकरण जैसे आलू का जो है, आलू का ढेर को आलू में, प्याज का ढेर को प्याज में, ऐसे करके बैगन, जब भी घर में सब्जी आता है तो उसे अलग अलग करने सीख जाता है, वर्गीकरण सीख जाता है 7 से 11 साल के अवस्था में। और संरक्षण और खुद का संरक्षण, ये अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में समझ जाता है। और चौथा नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक है। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है, चिंतन भी करना शुरू हो जाता है 11 साल से ऊपर। अपसारी और अभिसारी चिंतन, दोनों प्रकार के चिंतन शुरू कर देता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन भी होना शुरू हो जाता है। अब लेव वायोगत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसमें संवाद, सजा बिल्कुल गलत है, पुरस्कार, व्याख्यान ये भी नहीं, व्याख्या देगा सुनते रहेगा तो इसमें सक्रिय नहीं रहेगा। तो संवाद, डायलॉग जो है महत्वपूर्ण भूमिका है लेव वायोगत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में। तो इनके बारे में देख लीजिए, लेव वायोगत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम भूमिका जो निभाता है ये संवाद महत्वपूर्ण भूमिका है। वायोगत्स्की ने भाषा के अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। ठीक है, अधिगम और विकास के बीच जो है भाषा एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता निभाता है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने, अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषा को संदर्भित करता है, स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे प्रस्तुत है 9वां नंबर क्वेश्चन।
किसी मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। तो किसने कहा है? तो लेव वाइगोत्स्की ने, अभी आप देखा उनके बारे में पढ़ा। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में, भाषिक विकास, यहाँ ध्यान देना है, अंतःक्रिया भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता माना है। ठीक है, अधिगम और विकास के बीच में भाषा जो है मध्यस्थता का काम करती है। संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में, विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन विचारों का पुनर्निर्माण करता है। मन में विचारों का पुनर्निर्माण करता है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने सीखने के लिए होता है। विचारों को सीखने साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। बच्चे जो है अपने वयस्कों और साथी के साथ अंतःक्रिया करता है परस्पर, उसी से सीखता है। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार निभाता है। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल है? तो यहाँ देखिए हेर फेर, ग्राफिक कौशल, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लय, ताल, सुर, स्वर माधुरी के प्रति संवेदनशीलता, गलत हो जाएगा। अब देखिए विशिष्ट पिचों, ये भी गलत हो जाएगा। लय के बीच अंतर, ये भी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सही पूछा है। अब देखिए पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना है, सही है। पैटर्न पहचानना है, विचारों के बीच संबंध बनाना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है। तार्किक गणितीय बुद्धि में इस प्रकार क्या कहता है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। आगे है वैज्ञानिक जांच करना है, स्वरूपों का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है। 11 नंबर में कथन क्या कहता है? किशोरों की जेंडर भूमिकाओं वो रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, एक बड़ा प्रभाव डालती किशोरों में जेंडर भूमिका वो रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण। आगे देखिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। सॉरी, ये एक गलत नहीं होगा, सॉरी आर, ये जो है तर्क, ये गलत नहीं है। ये भी ऊपर वाले जो है ये भी गलत नहीं है, प्रभाव तो डालता ही है। मीडिया क्या है? मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ठीक है, मीडिया जो है शक्तिशाली और प्राथमिक संस्था है। समाजीकरण के लिए मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शक्तिशाली संस्था भी है, माना जाएगा इसे। ठीक है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा, ये भी बहुत मतलब कि भूमिका निभाता है समाजीकरण में। किशोरों के समाजीकरण में जो है प्रभाव डालता है किशोरों के समाजीकरण में। तो ये और ये तर्क और कथन दोनों सही है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, सही है ए नंबर। आगे देखिए आंसर में है किशोरों के लिए मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाते हैं। स्कूल साथियों और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चे के जीवन में समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट मानता है। ठीक है, किशोरों की जेंडर भूमिका वो रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये गलत है। ठीक है, विभेदित निर्देश लागू करें, ये भी गलत है। आगे देखिए मानकीकृत, ये भी गलत हो जाएगा। बहिष्करण प्रस्तावों का अभ्यास करें, तो सबसे अच्छा ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विभेदित निर्देश लागू करना। इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मानकीकृत नहीं होगा, ये भी नहीं। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, ये भी नहीं। ऐसी प्रथा जो बहिष्कृत है, ये भी नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन ये सही है,
एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं, संस्कृतियों, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और अक्षमताओं वाले कई शिक्षार्थी होते हैं। बिल्कुल सही है, इसका एक शिक्षक को पालन करना चाहिए। चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना होता है। विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, न कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। ठीक है, इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि विभेदित निर्देश लागू करें। ये बिल्कुल सही है। अब 13वां नंबर देखिए, आकलन है, असेसमेंट पे क्वेश्चन है। आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए। ठीक है, और किसका आकलन करना, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और अगला ऑप्शन में क्या कर रहा है, आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले और बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। धीमा बच्चा और तेज बच्चा को भी साथ में रख के ही उसको सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, ठीक है, बच्चों की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम योजना और संगठन और आकलन में शिक्षक शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम आकलन का योजना बनाते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। मूल्यांकन के साथ शिक्षण अधिगम एकीकृत में शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आकलन वो या मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करते हैं। आगे क्या है, केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इसे अधिगम की गतिविधियों के साथ एकीकृत मूल्यांकन के दृष्टिकोण में बदल दिया गया है, जो भी शिक्षार्थियों के ज्ञान के निर्माण का समर्थन करता है। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। 14वां नंबर है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। ठीक है, प्रोसेसिव क्लासरूम लर्निंग जो है, तो ये जॉन डीवी ने दिया है इस पे अपना विचार। प्रगतिशील कक्षा के लिए जॉन डीवी एक, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार क्या है सॉल्यूशन में, एक अमेरिकी दार्शनिक है जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। इसमें क्या कहा गया है, इस बात पर इन्होंने जोर दिया है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूल और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और शिक्षकों और साथियों की सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को मुख्य रूप से बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और ज्ञान और याद रखने के बजाय समझ, क्रिया, अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। और आगे तर्क में क्या कहता है, आर में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ये भी गलत है, मतभेदों को खारिज कर, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो यहाँ गलत हो जाएगा, सभी को समान, एक समान तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, समान रूप से हम उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी को समान बनाने की दिशा में हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आर भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। तो सॉल्यूशन क्या है, सभी छात्रों का वातावरण अलग होता है और वे विभिन्न वातावरण और संस्कृतियों में भी विकसित होते हैं, इस प्रकार उनकी समझ भी भिन्न होती है। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और क्रियाओं का पालन करना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि एक कक्षा में अधिगमकर्ता अलग अलग गति से अधिगम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आमने सामने कक्षा में सभी के अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है, लेकिन कक्षा में इस अवधारणा की समझ हमें विविध अधिगम की आवश्यकताओं को समायोजित करने में मदद करेगी। अतः इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, उसकी अधिगम जो है शैली अलग अलग होता है, अधिगम की गति भी अलग होता है, भिन्न होता है, इसीलिए दोनों गलत हो जाएगा। आगे है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कौन सा कथन सही होगा। विशिष्ट क्षमता वाला जो बच्चा होता है अगर समावेशी कक्षा में प्रवेश लेता है तो क्या होगा।
तो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे क्या कहते हैं कि सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, होना चाहिए शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, ये सही होना चाहिए, ये सही है। विशिष्ट आवश्यकता, ये वाला 1 नंबर ऑप्शन नहीं पढ़े। विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत हो गया, ये सही है, बिल्कुल सही है। अपनी शिक्षण पद्धतियों में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, वो अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। ये 3 और 4 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी 3 और 4 जो जिसमें सही है वही सही हो जाएगा। बी नंबर, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो क्या होता है? शिक्षकों को शिक्षण पद्धति में बदलाव की जरूरत होती है, इससे बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, अलग अलग दृष्टिकोण से तुल्य कौशल सुदृढ़ होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ अपसारी सोच हो जाएगा। ठीक है, लीक से हटकर सोचने के लिए जो है अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, न कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी सोच नहीं होगा, अभिसारी एक ही दिशा में चलेगा। ठीक है, जिसका एक ही उत्तर होना चाहिए, सिर्फ रटने पर बल देना चाहिए। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, एक ही क्वेश्चन होगा। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में विभिन्न प्रकार से उनके उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं बच्चे। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए। अपसारी सोच याद रखिएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की स्वाभाविक रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता, प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। समान आयु, अनुभव, पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा उनके पास अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में सक्षम होता है। आगे देखिए, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? तो विशेष विद्यालय में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध नहीं, ये नहीं होगा। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, ये सही हो जाएगा। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसका प्रावधान होता है। समावेश का अर्थ समावेशन जो होता है, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन, ये नहीं होगा। समावेशन का अर्थ समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, ये तो कतई नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में समावेश का अर्थ सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना है, जहां सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। इसका तात्पर्य है सभी शिक्षार्थी, युवा, सामान्य या विकलांग, सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्थाओं तक पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयुक्त तंत्र के साथ एक ही साथ सीखने में सक्षम है। 19 नंबर है, पठन वैकल्प। पठन वैकल्य क्या है? वैफल्य या वैकल्य? वैफल्य होता है पठन वैफल्य। इसमें चुनौतियों से संबंधित है। किसमें चुनौतियों से संबंधित है? तो पठन जो वैफल होगा, डिस्लेक्सिया उसको कहा जाएगा। डिस्लेक्सिया तो पढ़ने से संबंधित होगा। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या है? पठन वैफल्य जो है, डिस्लेक्सिया, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे बार बार छेड़ने या अक्षरों शब्दों को उल्टने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों में पढ़ने में कठिनाई का सामना करता है। बच्चे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते हैं, उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। इसे पठन वैफल्य कहते हैं। ये देखिए, समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से। समावेशी कक्षा की विशेषता कौन सा नहीं? सकारात्मक अधिगम, सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन, मानकीकृत निर्देशन। तो डी नंबर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही जो है विशेषता नहीं बोल रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोला है, डी नंबर नहीं है, नहीं का जोड़ा नहीं हो गया। सकारात्मक अधिगम ये होना चाहिए समावेशी कक्षा में। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, सभी के लिए जो है ये डिजाइन किया जाना चाहिए सार्वभौमिक डिजाइन। उपयुक्त समायोजन, ये भी सही है। ठीक है,
सही जो है डी नंबर नहीं है। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखा जाता है। सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षा की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानकीकृत निर्देशन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक स्कूल में शिक्षक को सीखना कि कैसे सीखते हैं, सिखाना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहन करना चाहिए। न कि प्रश्न पूछ के हतोत्साहित करना चाहिए, न कि मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, और न कि एक रूपी व कठोर परिचर्या का परिचालन करना। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2020 के अनुसार क्या कहते हैं? 2020 के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन। ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन की ओर। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, ये ध्यान देना है कि पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना। ठीक है, स्वयं करके सीखना प्रयोगात्मक हो गया। प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकृत किया जाएगा, कला और खेल को भी स्वीकृत किया जाएगा NEP 2020 के अनुसार। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 22वां नंबर क्वेश्चन है। तो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, बिल्कुल गलत है। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहते हैं? प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, ये भी नहीं होगा। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो ये आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीखने में सामाजिक संदर्भ जो है महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाती है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यही मानता है। रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, रूस के हैं। तर्क देते हैं कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्हें सीखने और विकास को प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, जो वयस्कों और साथियों के साथ एक दूसरे से पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। जीन पियाजे 23वां नंबर है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? ठीक है, अनुकूलन और पुनर्वलन के द्वारा नहीं, ये अनुसरण तो नहीं होगा, निष्क्रियण ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं। अब C नंबर, D नंबर है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। ठीक है, हमेशा ये दोनों बल देते हैं, अधिगमकर्ता को सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, बच्चों का जो है आमने सामने सीखना। और तो इसमें D सही हो जाएगा। ठीक है, D सही है आपका। लेव वाइगोत्स्की और पियाजे के अनुसार क्या कहता है? अधिगम की समझ, ठीक है, एक निष्क्रिय अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है। निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि संरचनावाद यह मानता है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप में उत्पादित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता है, परंतु छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुगम बनाएंगे? ठीक है, एक शिक्षक हैं आप, तो समस्या को कैसे सुगम बनाइएगा? समाधान को भय उत्पन्न करके, ये बिल्कुल गलत है। फिर तनाव उत्पन्न करके, ये भी नहीं। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, ये भी बिल्कुल गलत, निष्क्रिय होना ही नहीं चाहिए। तो ये D हो जाएगा ऑप्शन D में। देखिए क्या है, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके उपमाओं, उपागमों और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, ये बिल्कुल सही है D नंबर।
तो देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को जीवन में सफल होने के में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। ऐसा करने से एक शिक्षक को विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में विचार मंथन को प्रोत्साहित करके उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सुगम बनाएंगे। किसी समस्या को हल करने का अर्थ समस्या उत्पन्न करने वाले स्रोतों को समाप्त करना है, या केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण का विश्लेषण करके फिर समस्या के स्रोत को समाप्त करके समस्या के स्रोत पर नियमित जांच को लागू करके समाधान का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ताकि समस्या नियंत्रण से बाहर ना हो। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने का पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है। तब भावना का अनुभव करता है तो डैश तो क्या होता है, तनाव की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना, ये बिल्कुल गलत है। ये संतुष्टि सेटिस्फेक्शन जब बच्चे में आएगा तब क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होता है। बच्चे में संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि से तात्पर्य एक सुखद एहसास जो आपको मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते थे, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को तो डैश किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सुसाध्य करना चाहिए, फैसिलिटेट। सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और स्वचालित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। इस प्रकार की सोच छात्रों को भिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षकों को कुछ अधूरे वाक्यों, कार्यों, स्थितियों की मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने और अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा सोचने और अनुमान लगाने के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुमान सही हो या गलत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उनका अनुमान गलत हो या सही। शिक्षकों को गलत अनुमानों के लिए हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से ही आप अधिगमकर्ताओं में सहज ज्ञान चिंतन विकसित कर सकते हैं। अतः अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाता है। ठीक है। विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं, बारंबार अभ्यास पर जोर देकर तो नहीं, ये नहीं होगा। निष्क्रिय तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे है भौतिक पुरस्कार देकर, ये भी बिल्कुल गलत है। खोज और अन्वेषण द्वारा जो है इसे दिया जाना चाहिए। अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों से कम बात उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर कम से कम बताइए और अधिक से अधिक उन्हें खोज करके सत्य को पहचानने पर बल दिया जाना चाहिए। अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है। बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों को बताइए नहीं, उसे खुद खोजने के लिए जो है पर्याप्त मौके देना चाहिए। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, या नहीं ढूंढना है। ठीक है। प्रकार्यात्मक अवद्धता, पश्चगामी कार्य युक्ति, स्वाभाविक होना चाहिए, और कलन विधि। तो यहाँ यही होना, ये नहीं होगा आपका, ये 1 नंबर हो जाएगा। प्रकार्यात्मक अवद्धता समस्या समाधान की प्रभावशाली नहीं है, ये है सही है। तो ये तो हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ये नहीं का जोड़ा नहीं सही हो जाएगा। पश्चगामी कार्य युक्ति ये सही हो जाएगा। स्वानुभाविक ये भी सही, और कलन विधि। सॉल्यूशन में है प्रकार्यात्मक अवद्धता समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या समाधान खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों में उनके साथ अलग कार्य योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण पश्चगामी कार्यकारी युक्ति स्वानुभाविक कलन विधि त्रुटि सिद्धांत है। यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, नहीं, ये गलत बात है। सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है, तो ये सही है। ठीक है। स्वरूप सामाजिक होता है। सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना सामाजिक स्वरूप होता है। तो सॉल्यूशन में है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है।
एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगमक की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका चिंतन अधिगम की प्रक्रिया को प्रतिबिंब करना और भी शामिल होता है। यह शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ का निर्माता और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखती है। 30 नंबर और अंतिम है CDP का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार होगा? तो इसमें व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। संदर्भित पाठ्यचर्या, ये भी नहीं होना चाहिए। सक्रिय पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ये सही है, ठीक है। कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो पाठ्यचर्या का मानकीकरण होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन सही है। असफलता क्या है? असफलता एक वांछित उद्देश्य को पूरा न करने की अवस्था या स्थिति है, ठीक है। इससे सफलता के विपरीत के रूप में देखा जा सकता है। छात्रों की असफलता के कई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक कारण है। मानकीकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। बच्चों को उस प्रकार शिक्षा दिया जाना चाहिए जो कि पेडागोजी में निहित है, ठीक है। अब सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन रहेगा। तो आइए सोशल साइंस के बारे में, इनमें 20-40 क्वेश्चन सोशल साइंस से रहेगा, विषयवार से और विषय वस्तु से। उसके बाद पेडागोजी क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। तो चलिए 1 नंबर में ये है, यानी कि आपका क्वेश्चन में जो रहेगा, क्वेश्चन में तो ये 31वां नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और देखिए, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? तो कुषाण ने पेशावर और मथुरा से शासन किया, ठीक है। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा से शासन किया, के केंद्र से शासन किया, मथुरा केंद्र और पेशावर से। पेशावर अभी के पाकिस्तान में है। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यूची जाति, कुषाण जो है चीन की यूकी जाति की एक शाखा थे। कुषाण जो है चीन का यूकी जाति का एक शाखा था, यूची जाति का। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। तो कुषाण जो है वंश का स्थापना कुजुल कटफिसस ने किया था। कुषाण शासकों ने कुषाण शासकों ने विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के, कुषाण के बारे में अगर कभी भी बात आता है तो हमेशा सर्वप्रथम सोने सिक्के जारी करने के लिए वह जाने जाते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया था और कुषाण ने अपने पहली राजधानी पेशावर बनाया था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी शक संवत जो है चलवाया था। 78 ईस्वी जो है शक संवत के नाम से जाना जाता है, 78 ईस्वी शक संवत, और कुषाण का ही देन है। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। आगे है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो आंसर हो जाएगा, तो ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। 3 भाग में बांटा गया था, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण युग। और इसी काल में जो है, इसी तीनों काल में जो है 99% घटना घटा था इसी काल में। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए बी सी तीनों सही है। इसमें देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक है, माना जाता है। 3 भागों में इसे बांटा गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण। भीमबेटका के गुफा चित्र अनुसार पूरा पाषाण कालीन है, सबसे पुराना भीमबेटका का गुफा है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य युग काल में हुआ है, 12,000 साल पहले, ठीक है। और मानव इतिहास की लगभग 99% घटना इसी में घटित हुई है, तीनों इसी पूरा पाषाण काल में। आगे देखिए, सही विकल्प का चुनाव करें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और आगे क्या है, मनसब, ये तीनों सही है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे मनसब, और मुगल अकबर के द्वारा चलाई गई थी। मनसब की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है मनसब के बारे में कहीं भी। तो आगे देखिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो
ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मनसब व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने 1575 में किया है। मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया है। आगे देखिए, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द है श्रेणी, मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस पद के अंतर्गत 33 वर्ग था। मनसब के अंतर्गत जो है, मनसब पद के अंतर्गत 33 वर्ग था। अकबर शासन के 40वें वर्ष, अकबर के शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। तो अकबर ने शासन के 40 वर्ष के बाद जो है जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था के बाद इसे जो है जात व्यवस्था और सवार व्यवस्था लागू किया था। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए गए, सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी, इसलिए ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है? तो कंधार जो है, अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में कंधार है। कंधार नामक स्थान पर जो है अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में पाया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मास्की गुर्जरा, ठीक है, नेतुर, मास्की गुर्जरा नेतुर उडैलगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मास्की गुर्जरा नेतुर उडैगोलम अशोक को देवानाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया जाता है। आगे अशोक के अभिलेख के बारे में क्या है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक का अभिलेख को पढ़ने का जो है मिला है, सफलता मिला। आगे है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी फेंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है, ठीक है। अशोक का अभिलेख कितने हैं? 14 अभिलेख है। अशोक के 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है। अशोक के अभिलेख को 14 स्तंभ लेख है, 14 शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। तो 7 सादुनी 14 स्तंभ लेख और शिलालेख, 14 सातिया 21 हुआ पूरा टोटल। आगे देखिए, अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में है, ये ध्यान में रखिएगा। स्तंभ लेख जो है अशोक के 7 स्तंभ लेख वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही है, 7 स्तंभ लेख। और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक, ये चारों लिपि में है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक यानी यूनानी और आरामाइक लिपि में शिलालेख है। स्तंभ लेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है और शिलालेख 4 लिपि में है, ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाइक, ग्रीक। तो अशोक के अभी शिलालेख 4 भाषा में है, अराम, खब, ग्रीक, ये याद रखना है, अराम, खब, ग्रीक। शिलालेख याद रखना है, अशोक के शिलालेख 4 लिपि में है, अराम, खब, ग्रीक, ये याद रखना है। अराम से आरामाइक हो गया, ख से हो गया खरोष्टी, ब से हो गया ब्राह्मी और ग्रीक से हो गया ग्रीक, अराम, खब, ग्रीक। अशोक के कौशाम्बी शिलालेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी उनकी रानी थी एक, तो रानी अभिलेख कहा जाता है अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को। 12वां शिलालेख में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता की उल्लेख किया गया है। 14वां में से 12वां। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVIA है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन है ये। 13वां शिलालेख, आठविक राज्यों का उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, गोंड राज्य गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। गोंड राज्य और गढ़ कटंगा में 70 राज्य थे, इसे उल्लेखित किया गया। तो गोंड राज्य गढ़ कटंगा में 70,000 गांव था, ठीक है, यह अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। गोंड एक प्रकार की जनजाति है, गोंड एक प्रकार की जनजाति है जो झूम खेती करती थी। गोंड जनजाति जो है झूम खेती के लिए जाना जाता है। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था और गढ़ कटंगा जो है एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। बुरंजी असमिया में लिखी हुई, बुरंजी और असमिया में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियां हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। अहोम राज्य सभा का जो है पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। ये कृतियां थी, बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृति है।
छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। कथन क्या है? अभी कथन ए में है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया गया है कि स्थानीय जनजाति के लोगों के द्वारा पुरी के जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। आगे है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। ठीक है, स्थानीय देवता थे, सही है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। ये भी सही है। विष्णु का पर्यायवाची, जो कि ये जहाँ का मालिक है, सारे जहाँ का, विष्णु उसे मान लिया गया। तो दोनों सही है। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा, दोनों जिसमें सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ जो है दोनों सही है आपका। आगे देखिए, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। दुनिया का मालिक है, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य है निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपि में उड़ीसा में स्थित है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है ताम्रपत्र का, उसमें उल्लिखित है। आगे देखिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा था। गंग वंश का एक प्रतापी राजा था, अनंत बर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। अनंत बर्मन ने, जो गंग वंश का राजा था, उसने निश्चय किया जगन्नाथ के मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का। उसके बाद 1230 ईस्वी में अनंगभीय तृतीय आया, राजा अनंगभीय तृतीय आया। 1230 ईस्वी में अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, और अपना राज्य जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर दिया, और स्वयं जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित हो गया, और स्वयं जगन्नाथ के हो गए। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। तो बिरसा आंदोलन के बारे में तो ये अभी कहीं नहीं सुना है। ठीक है, आगे है, बी नंबर में, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों भाषा का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पीपल के पत्तों पर तार पत्तों पर जैसे होता था, उसी का जो है लिख के उसी पे कई उड़ा दिए जाते थे, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज करते थे अपना। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, समाज के विरुद्ध नहीं था, समाज के अनुरूप था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। ये बिल्कुल सही है, मिशनरियों और जमींदारों का विरोध किया। तो इसमें से बी और डी सही हो जाएगा, ए नंबर सही है, बी और डी। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है, जो कि अभी का झारखंड हो जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1895 से 1897 तक जो है उन्हें जेल में रखा गया। आगे है, जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। तो बिरसा का जो है अपने समर्थक जो है जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक भाषा का इस्तेमाल किया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो यहाँ दिया गया है, सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। और आगे है, बिरसा आंदोलन जो था आदिवासी समाज को सुधारने के लिए था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए थे, और वैष्णव धर्म प्रचार भी किया था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ देंगे, और वे अपने जातियों से जो है, बिरसा मुंडा ने अपने वर्ग के लोगों से आह्वान किया हुए शराब पीना छोड़ देंगे, गाँव को साफ रखें, जादू टोना में विश्वास ना करें। और उन्होंने बोला अपने गाँव को साफ सुथरा रखें, और जो है अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया है। ये बिल्कुल सही है, उन्हें बाहर का मानते थे, और उन्होंने जो है जमींदारों और मिशनरियों को हमेशा फिरंगी मानते थे, बाहरवासी मानते थे। मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, जो कि उनका मानना था, मुंडा जीवन शैली को बाहरी नष्ट कर रहे हैं। आगे है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कथन और ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। आगे है,
19वीं शताब्दी 1801 से लेकर 1900 तक कहा जाएगा। ठीक है, महिलाएं सूत काट कर अपना जीविका चलाती थी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है 1850 तक में बेरोजगार हो गया। और आगे बी नंबर क्या कहता है, भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। ये भी बिल्कुल सही है, 2/3 भाग जो है ब्रिटेन का ही बना होता था जितना कपड़ा लोग पहनता था 1880 के दशक तक। तो 1830 से लेकर 1880 के दशक में क्या हुआ कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या कहता है, मध्य तक सभी महिलाएं भी बेरोजगार हो गई थी। तो दोनों का कथन कारण दोनों सही है। आगे देखिए, आइए, ये डी नंबर ऑप्शन सही है, दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोग और बच्चों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीपति देश था जहां भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे, और भारत का ही यहाँ से कच्चा माल लेके जाता था और ब्रांड के रूप में भारत में बेचा जाता था अधिक कीमतों पर। ठीक है, अब 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी बी में है, महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। सी में है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। आगे है, औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का क्या है, समर्थन किया। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। तो यहाँ सॉल्यूशन में दिया गया है, आंसर जो है ए हो जाएगा। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि शिक्षा का, औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। महात्मा गांधी जो है मानते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। ठीक है, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर का कथन यह था कि शिक्षा को सृजनात्मकता के साथ प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्व का सम्मिश्रण चाहते थे। और टैगोर क्या था कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ, जो कि भारतीय में जो श्रेष्ठ है और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा में जो श्रेष्ठ है, उन्हीं का सम्मिश्रण चाहते थे टैगोर। ठीक है, मशीनी और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे महात्मा गांधी, और अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध की। इसलिए यह कथन सही है, दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया लेकिन उनका सम्मिश्रण भी चाहते थे। ये वक्तव्य जो है याद रखना है। ठीक है, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। तो विवाह जो है, पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले कौन थे, तो स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय थे, पुनर्विवाह का समर्थन करते थे और इसे नवयुग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो यह कथन किस समाज सुधारक है, तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, इसे पुनर्जागरण आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध करते थे और पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। आगे है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया। सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल और सत्यशोधक समाज। किस संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था, तो सत्यशोधक समाज। ठीक है, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में जाति उन्मूलन पर जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया था। सत्यशोधक समाज में आइए देखते हैं,
डी नंबर ऑप्शन है ये सत्यशोधक समाज। अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। ठीक है, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक रहे। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को मुक्त करना था। ठीक है, 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक में लिखा है ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक में सत्यशोधक समाज के बारे में, इसके संगठन की स्थापना जो किया, गुलामगिरी नामक पुस्तक भी 1873 में लिखी गई है। इसी में शूद्र और अस्पृश्य जाति के बारे में जो है लिखा गया है, उसे विमुक्त करने के लिए। आगे है टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन एवं कारण को पढ़ें, ए और बी, और सही उत्तर चुनें। तो अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, ये बिल्कुल सही है। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, ये भी सही है। तो आपका जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या कहता है कि सी नंबर में है, ए बी कहाँ है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक, 2 से 3 साल तक ये चला। हैदर अली विजयी हुआ और हैदर अली अंग्रेजों की तरफ से था, ये विजय हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हैदर अली, ये टीपू सुल्तान का जो है पिताजी रहे। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 मंगलोर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज, और 1767 से 1769 में जो हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, वापस कर दिया गया, यानी कि एक दूसरे के द्वारा जीता गया क्षेत्र वापस कर दिया गया मंगलोर संधि के द्वारा। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने 1787 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की और टीपू सुल्तान ने यादशाह की उपाधि धारण कर ली 1787 में। टीपू ने अपनी राजधानी अपनी राजधानी दस में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, जो यह प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बने स्वयं। टीपू सुल्तान अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा और अपने आप को नागरिक के रूप में जाना जाने लगा और टीपू कहने लगा अपने आप को। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान हुआ था और श्रीरंगपट्टनम में हुई। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की। अब देखिए आ गया आपका लल्लन टॉप क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश में जाके एकमात्र ऐसे भारतीय मैन थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य चुने गए थे फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व के रूप में। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया और मैन ऑफ इंडिया। भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है, भारत के अनौपचारिक राजदूत भी माना जाता है इसे। भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान, लेखक, व्यापारी भी थे, नेता भी थे, विद्वान भी थे, लेखक भी थे। 1892 से 1895 के बीच फिन्सबेरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, देखिए भारत में नहीं, ब्रिटिश में जाके ये हाउस ऑफ कॉमन्स का लिबरल पार्टी के सदस्य बन गए, वहाँ से इन्हें समर्थन मिला, वहाँ ये चुना गया। आगे है किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा कौन कौन से देश के राजनेता थे? तो 14 नंबर का ए हो गया भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। ठीक है, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और इजिप्ट, ये सब देश है। और विश्लेषण में देखिए भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई। यह वह दौर था जब नए नए देश
औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया का बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बने 1961 में जो है वहाँ यूगोस्लाविया का बेलग्रेड में। ठीक है, औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद होने के लिए। इसमें 25 देशों का जो है प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। 15वां नंबर है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि के चारों ओर छल्ले होते हैं, बृहस्पति के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, और यूरेनस, तो शनि, यूरेनस, अरुण और बृहस्पति, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। और अरुण जो है और शुक्र, क्या है, शुक्र और अरुण इन सभी ग्रह से विपरीत घूमते हैं। ठीक है, 8 ग्रह से विपरीत घूमते हैं अरुण और शुक्र। आगे देखिए, बृहस्पति और ये छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति कुल उपग्रहों की संख्या 95, तो नहीं ये गलत है, कुछ गलत है इसमें, 95 नहीं है। अब इसमें से थोड़ा सा चलिए एक अनुमान के तौर पे रखिए, यही करीब करीब है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, ये सही है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। शनि, इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये सही है। यूरेनस, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने, ये भी सही है कि है विलियम हर्शेल ने, इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, देखिए है ना, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं। और जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अपनी दूरी पर अधिक झुका हुआ 97.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, जो कि यह लेटा हुआ प्रतीत हो रहा है 97.8, ठीक है, अंश में, अक्ष में झुका हुआ है। अब 16 नंबर में है, भारतीय मानक समय किस मानक यमोत्तर पर आधारित है? तो इसमें आंसर में है, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री जो है, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका। और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व मानक यमोत्तर पर आधारित है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो है यूपी के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश 5 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। 17 नंबर में है, क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? तो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है और परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन और दिन रात होता है। पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण, ठीक है, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और ऋतु में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतु में परिवर्तन से संभावित होता है। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण घूर्णन से होता है दिन रात, और ऋतु में परिवर्तन से होता है परिक्रमण से ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह दिखाई देता है, और यह इस पे जीवन जल के कारण ही संभव हो पा रहा है, और मिट्टी जल। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है। सूर्य की चारों ओर जो है 29.8 सेकेंड में किलोमीटर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर सेकेंड के प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। आगे है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 डिग्री पर घूम जाती है। 24 घंटे में सही है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ये भी सही है। जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व, यानी ग्रीनविच से पूर्व में दोपहर के 12 यहाँ बज रहे हैं, तो ग्रीनविच से पूर्व 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? तो इसमें 30 डिग्री है, तो 15 दूना 30, 2 घंटा जोड़ देंगे, 2 बज जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो सी नंबर ऑप्शन अपराह्न, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अपराह्न यानी कि पीएम होता है, अपराह्न का मतलब होता है पीएम। ठीक है, 2 बजे पीएम होगा। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तब 30 डिग्री पूरब में दोपहर के 2 बजेंगे। 19 नंबर में है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन से वन पाए जाते हैं? यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार, और यह
पर्णपाती वन है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती, ये समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में है, तो यह आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पे। केवल एक सही होगा इसमें। अब इसमें देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है यह। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई बड़े छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इनकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिण अंडमान में है स्थित पोर्ट ब्लेयर। आगे 20 नंबर में दिया है, कथन और कारण को पढ़ना है। ग्रेनाइट ठोस चट्टाने हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवटे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेनाइट के बारे में बताए हैं इसमें कथन में। अब देखिए कारण में क्या है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं ग्रेनाइट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ग्रेनाइट क्या होता है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के बाद एक ग्रेनाइट का जो है आकार बड़ा हो जाता है और बड़ा रूप ग्रेनाइट के दानों का बड़ा रूप हो जाता है। इस प्रकार जो है ए ऑप्शन सही होगा, ए आर दोनों की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। 21 नंबर में है, पवनों के बारे में। कथन को पढ़िए, सही विकल्प चुनाव कीजिए। मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो मानसूनी पवनों का उदाहरण है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। 3 नंबर विकल्प है, स्थल व समुद्री शमीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। तो समुद्री शमीर जो है अस्थायी पवनों का उदाहरण नहीं है, ये व्यापारिक पवनें जो अस्थायी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। तो सी नंबर गलत हो गया। पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में मौसमी पवनें चलती रहती हैं। और ए नंबर है, मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण है, ये सही है। मानसूनी पवनें मौसमी पवनें कहे जाते हैं, मानसूनी पवनें। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, ए सही है, केवल ए सही है, ठीक है। प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिसकी प्रवाहित होने की दिशा समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। तो मौसमी पवनें मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। स्थल समुद्री व मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं और स्थल समुद्री मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। आगे है, संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, ठीक है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो बी सही है। अब देखिए सी में, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं। ये आपने देखे होंगे आकाश में, क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। किस में है? तो ए बी सी डी में सही है, ठीक है, ए बी सी सही है। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है जब औष्णांक हिमांक बिंदु से कम होता है या ज़्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं, क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, ठीक है। 23 नंबर है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है, शहतूत के लिए किया जाता है। तो तिब्बती एंटीलोप का शिकार क्यों होता है? क्योंकि यह वजन में हल्का होता है, सही है, और यह अत्यधिक गर्म होता है। ये ऊन जो है, इसके ऊन का जो प्रयोग करता है अत्यधिक गर्म होता है और हल्का होता है, ठीक है। तो ए बी दोनों सही है, ए नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है, क्योंकि यह वजन में हल्का रहता है तथा यह अत्यधिक गर्म भी होता है। यह पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। उनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के अंडर फर के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। शहतूत शॉल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। एक शॉल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडर फर प्रयोग होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, आगे कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है।
आगे है, वो नवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। सही विकल्प क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन जो है वो सीमित नहीं होता है, सीमित होने के बाद खत्म होता है, तब फिर पुनः पूरित किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जो है पुनः पूरित किया जा सकता है। तो ए गलत है और बी सही है इसमें। ठीक है, ए गलत और बी सही है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन में संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन में। और आगे है, इन्हें नव्य संसाधन भी कहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है और ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो कथन ए गलत है जबकि बी सही है। 25 नंबर है, शैलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा? पृथ्वी के सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। ठीक है, तो खनिज, शैलों से खनिज को बाहर निकालते हैं। देखिए क्या प्रक्रिया है। तो पहले क्या होता है? आखनन होता है, विपरीत खनन होता है, फिर कुपकी खनन होता है। ठीक है, बी लास्ट में होगा, CAB। ए नंबर में है, तो ए सही हो जाएगा ऑप्शन। आखनन, विपरीत खनन, कुपकी खनन या शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। ठीक है, अब 26 नंबर है, संदर्भ में स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में क्या है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, सही है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित होती है, यहाँ भी सही है। इससे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ABCD दोनों सही हो जाएगा, ABC तीनों सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है, ABC। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यह तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अमेजन बेसिन के संघनन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में भी, अफ्रीका में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, एशिया के दक्षिण पूर्व में है, इधर दक्षिण पूर्व में। अमेजन बेसिन में है, दक्षिण अमेरिका में भी है। आगे है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्स घास है इस पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस प्रकार के क्षेत्र अंकित करेंगे? तो मानचित्र पर दिखाएंगे पहले। ठीक है, तो किस प्रकार के क्षेत्र? प्रेयरी आपका हो गया कनाडा, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया आपका। फिर ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे आपका हो गया अफ्रीका, और इधर हो गया यूरोप और एशिया, यूरेशिया। तो यहाँ आपका हो जाएगा वेल्स और यहाँ हो जाएगा आपका प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी हो गया और वेल्स हो गया अफ्रीका में। तो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः होगा इसमें। और यहाँ स्टेपी हो जाएगा यूरेशिया में, स्टेपी घास। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या कहता है, अमेजन में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और अफ्रीका में हो गया आपका वेल्स। डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स नीचे, सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और यूरोप एशिया में स्टेपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि प्रेयरी वेल्स पर परिचर्चा करेंगे तो मानचित्र पर कनाडा, दक्षिण अफ्रीका को क्षेत्र को अंकित करेंगे। और प्रेयरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय और 45 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, और इन घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। 28 नंबर है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है।
तो विशिष्ट क्षमता नहीं पहचान सकते हैं खास गुण को अगर रूढ़िबद्ध धारणाएं रखेंगे तो ये ए नंबर सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ये भी सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। रूढ़िबद्ध धारणाएं में जिनमें हम अच्छे हैं उन सब कामों पे रोक लग जाता है। ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे हैं बस उसी में रहिए, उसी में जीविए। रूढ़िबद्ध धारणाएं परिवर्तनशील नहीं होती हैं। ठीक है, उनके विचार रूढ़ होते हैं, एक जगह स्थिर। रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही है, तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करती है और तथ्य सिद्धांतों पर ही विश्वास करेगी एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोक देती है। अतः रूढ़िबद्ध धारणाएं के संदर्भ में ए भी सही है, तो ए भी सही है रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। तो ए भी जिसमें है ए और बी वही सही है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारी, ठीक है, के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो केरल और लद्दाख यह प्रमुख दो क्षेत्र है जो कि अरबी और चीन के व्यापारियों का प्रभाव है। केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र है जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारी उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ कर गए हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। अरबी और यहूदी चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनावाला कहते हैं, चीन वाला यानी। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश के द्वारा होता है। मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद, गलत है। योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, गलत है। निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, यही सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च सदन एवं निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा संसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पुदुचेरी के विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। ठीक, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। और ये आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव द्वारा ही राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे, तो ये अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 31वां नंबर क्वेश्चन है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को समर्पित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है? तो यह फेडरलिज्म, संघवाद की व्याख्या करता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा नहीं, धर्मनिरपेक्षता नहीं, संसदीय शासन भी नहीं होगा। तो आगे है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को समर्पित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद, फेडरलिज्म मूल रूप से एक द्वैध सरकार प्रणाली है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने SR बम्बई बनाम भारत संघ मामले में दोहराया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में SR बम्बई और भारत संघ मामले में दोहराया था। राज्य संघ के महज
उप अंग नहीं है, ठीक है। और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। संघीय सिद्धांतकार केसी वेयर है, संघीय सिद्धांतकार केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय पैसिव फेडरल है। आगे इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो प्रवासी मजदूर को राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। तो वैसे मजदूर है जो कि दिन में कार्य करता है ठेले पर और रात में ठेले पर ही सो जाता है, तो वैसे मजदूर को प्रवासी मजदूर की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पर सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजवाही को प्रवासन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया। आगे है दादन व्यवस्था के बारे में। निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। सही विकल्प को चुनिए। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। दादन व्यवस्था बुनकर और व्यापारी के बीच प्रचलित है। ठीक है, यह व्यवस्था दादन के संदर्भ में है कि व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और बुनकर जो है उसे तैयार माल देता है। ठीक है, ये दादन व्यवस्था में है। और अधिकतर क्या है कि बुनकर जो है अधिकतर अपने घर और कार्यशाला में कार्य करते हैं। तो कच्चा माल लाके देता है व्यापारी और बुनकर उसे तैयार करके देता है। इसे कहते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ एक नज़र देख लीजिए। व्यापारी कच्चा माल देता है, उसे तैयार माल प्राप्त होता है। दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर में। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? हेक्टर पीटरसन, ठीक है, हेक्टर पीटरसन की हत्या, एक विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन का हत्या हो जाता है, तो किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है? तो पुलिस के द्वारा जो हेक्टर पीटरसन की हत्या किया गया, यह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष को दर्शाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष जुड़ी हुई है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही श्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और दक्षिण अफ्रीका ने 1994 में ही स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी थी और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया और अपना नया संविधान बनाया और रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। ठीक है, आगे देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? विकल्प नंबर ए में है यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार है। नहीं, ये तो नहीं होगा। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, यही सही होगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉल्यूशन में है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005, ठीक है, सितंबर 2005 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए साहयिक के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक साहयिक की पुत्री को भी जन्म से साहयिक बनाया जा सके। यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय 36 नंबर है। भारतीय डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। तो भारतीय जो है संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, औपचारिक रूप से अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया।
ठीक है, 1 साल 2 महीना बाद, तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 37 नंबर है, रम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उससे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 39 का ए के तहत जो है उसे राज्य के द्वारा जो है उसे वकील दिया जाएगा, संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, ताकि वो अपना झूठा आरोप को जो है आरोप को गलत साबित कर सके। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है भाग 4। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान का भाग 4 DPSP 36 से 51। ये ध्यान रखिएगा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, दिए गए प्रश्न में रम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने हेतु अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। आगे है कथन और कारण का क्वेश्चन। तो ए में है, विकल्प ए में है, ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। और आगे है, भारत के पास आर में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो ऊपरी न्यायालय का सारे बात जो है फैसला मानना पड़ता है उसके नीचे के न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सारी बातें हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। ठीक है, उच्च न्यायालय को। और भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे है, ऊपरी न्यायालय जो भी फैसले होते हैं उसके नीचे के सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है, इसकी एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अतः यह स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है। आगे है, आगे के कथन पर विचार करना है। तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ था। तवा मत्स्य संघ गठन का जो गठन हुआ तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। बी नंबर है, तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। हाँ, ये सही है, हो सकता है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही हो सकता है। आगे देखिए, इसका सही व्याख्या क्या है? सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर में आपका है बी और सी। ठीक है, बी और सी सही है। अब देखिए व्याख्या क्या है। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया था कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। यहाँ से जो विस्थापित हुआ था उसी को दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गाँवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार कथन बी सी सही है। 40 नंबर में है, जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। जनजातीय संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। और जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है, तो सही विकल्प का चयन करना है। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन भी होता है, इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है संथाली भाषा में, और संस्कृत भाषा से बिल्कुल अलग है लेकिन उतनी ही पुरानी भी है जनजातीय भाषा। ठीक है, इसमें से दोनों सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं संथाली भाषा 2011 की जनगणना के अनुसार।
देश भर में संथाली भाषा बोलने के लिए इतना है 70 लाख, और जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। आगे निम्नलिखित कथन का मिलान करना, स्तंभ का मिलान करना है, कॉलम एक्स और वाई को। ठीक है, विवेचन, अर्थ, सामाजिक विज्ञान अधिनियम के तरीके, व्यवहारवादी और रचनावादी, बहुविषयक उपागम, अंतर विषयी उपागम। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका रचनावादी में हो जाएगा आपका, तो रचनावादी में हो जाएंगे अधिगम, केंद्रित, कर्ता केंद्रित और प्रासंगिक हो जाएगा। व्यवहारवादी में हो जाएगा सीमित कौशल और तथ्य का संचय। बहुविषयक में हो जाएगा आपका विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ये सुमेलित हो जाएगा सी नंबर। अंतर विषयी उपागम हो जाएगा समकालिक ज्ञान में सहायता करना। तो बी नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 2 था, ये ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक, बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, बहुविषयक उपागम में रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है, व्यवहारवादी में सीमित कौशल होता है, अंतर विषयी उपागम में समकालिक ज्ञान में सहायता करना होता है। आगे है इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है कौन सा शब्द? पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है वह स्थान जहाँ पत्थर के औजार निर्मित किया जाता है। तो यही एक ही नहीं होगा, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं वे पुरा स्थल माने जाएंगे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो औजार, बर्तन, इमारत, ठीक है, का अवशेष मिला है। और इतिहासकारों ने 3 भागों में इतिहास को बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, पुरातत्व साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रागैतिहासिक काल का। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है, कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण नीति होगी? तो जहाँ ज़्यादा अल्पसंख्यक है उस क्षेत्र में ले जाके और उसे दिखाइए उनके रहन सहन को। तो इसमें से आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधि पर प्रस्तुतिकरण, और लोगों की दैनिक गतिविधि क्या है उन्हें दिखाना है, समझाना है। ठीक है, तो एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है। अब देखिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक का अधिकार और हित, संरक्षण, सुरक्षा करेगा, उन्हें अधिकार देगा सुरक्षा और हित का। आगे है 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है अल्पसंख्यक, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, स्थापना और प्रशासन भी कर सकता है अपने शिक्षण संस्थानों। अब देखिए 44 में है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? तो जाति आधारित भेदभाव से मुद्दे से परिचित कराने के लिए तो क्या करेंगे हम? अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरक्षण नीति ये भी नहीं। आगे है हनुमान क्या है? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट पर सार्वजनिक घोषणा पत्र, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृतांत। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में यहाँ देखिए क्या है? अनुभवों के वृतांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, जाति प्रथा का विनाश, एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक पुस्तक लिखा था 1936 में। एक इतिहास की अध्यापिका है, शिक्षिका, वह मौर्य इतिहास की शिक्षिका ने मौर्य वंश का उदय को पढ़ाना चाहती है। ठीक है, विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसमें से तुलनात्मक समय रेखा, रेखा आलेख, प्रगतिशील समय रेखा, दंड आलेख। तो इसमें प्रगतिशील समय रेखा दिखाया जाना चाहिए क्योंकि मौर्य वंश जो था मौर्य वंश एक जो है शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ था मगध में, और यह एक प्रगतिशील को दर्शाता है, विकास को दर्शाता है, प्रगतिशील विकास को।
तो देखिए सी नंबर है, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य वंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री में प्रगतिशील समय रेखा को लेना चाहिए। ठीक है, शिक्षण सामग्री में प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की समय रेखा है जिसमें भारत, इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन, राजनीतिक घटनाएं शामिल होती है। तो आगे है विविधता के बारे में पढ़ने के लिए विविधता के बारे में पढ़ने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग डैश के लिए करता है। किसके लिए? तो यहाँ क्या करेंगे, शिक्षक विविधता के बारे में पढ़ने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक होगा तब जब एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराएंगे। तो ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्तचित्र प्रासंगिक हैं अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन में अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से धर्म, बोली, भाषा और अर्थात समाज, जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है अर्थात विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं, सभ्यताएं, अनेक धर्म, जातियां मिलती हैं भारत में। 47 नंबर है, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका है, सामाजिक विज्ञान की, विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। विद्यार्थी को इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? तो इससे बच्चों में क्या होगा, विषय के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना, ये सही है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी का प्रभावी तरीका है देने का, प्रत्येक जानकारी जुटाएगा, स्कूली जीवन को सामाजिक जीवन से सामुदायिक जीवन से जोड़ेगा, साइट विजिट के प्रमुख लाभ हैं जिसके अंतर्गत एक 7वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, मौलिक और तार्किक विकास होगा, तार्किक चिंतन का विकास होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाह्य परिवेश से जोड़कर रखना चाहिए। एनसीएफ 2005 में भी यह कहा गया है। 48 नंबर में है, कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? जहाँ आ जाएगा परिचर्चा, तो यही हो जाएगा सबसे उत्तम। ठीक है, जेंडर संवेदी को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि परिचर्चा है। शिक्षण में जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर। यहाँ ध्यान देना है, डिस्कशन मतलब कि जेंडर संवेदीकरण का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर, रूढ़िगत विचारों से ऊपर उठकर बालक बालिकाओं को समान शैक्षिक व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध कराना जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव न हो सके। जेंडर संवेदीकरण में शिक्षा का महत्व योगदान देते हैं। ठीक है, 49वां नंबर है सोशल साइंस का क्वेश्चन। तो कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा रणनीति है? आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, ये गलत है। विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करना, ये भी गलत है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, ये सही है। विद्यार्थियों को परिस्थितियों को सिर्फ, गलत है। एक नज़रिया से देखना सिखाना, एक परिस्थिति को देखने सिखाना, ठीक है, एक नज़रिया से नहीं, विभिन्न नज़रिए से। विद्यार्थी को पक्षपात पहचानने में मदद करना, यह रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सोच सिखाने के लिए कल्पना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ नया बनाने के लिए छात्रों की जानकारी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नए तरीकों की तलाश करवानी चाहिए। कला परियोजना एक शानदार तरीका है। आलोचनात्मक सोच छात्रों को समझने के कौशल को बढ़ाती है और आलोचनात्मक सोच क्षमता आपको सभी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थी की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की तथा तथ्य और विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। तो तार्किक बहस तभी कर सकते हैं जब वाद विवाद होगा, जवाबी तर्क देंगे जब वाद विवाद होगा, तथ्य और विचारों को प्रस्तुत तभी करेंगे जब वाद विवाद होगा। तो ए नंबर सही हो जाएगा आपका। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की, तथ्य या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है।
वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है, और यह एक औपचारिक विधि भी है। दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं, दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या पर प्रकरण पर बातचीत करते हैं। आगे 51 नंबर है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? तो पृथ्वी की परतों को दर्शाते हुए मॉडल को दिखाना, वो उस पर चर्चा करना। बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ाना और समझाना। विद्यार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। सिर्फ इकट्ठा करने से क्या होगा? ठीक है, विशेषताओं को पढ़ाना और समझाना ये भी नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। ठीक है, ये सही हो गया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, शैलों के बारे में अगर पढ़ना है तो इसके लिए क्या है, देखिए विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तुलना करने में करना जैसी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी करता है। समाज की आवश्यकताओं एवं उनमें हो रहे बदलावों का विस्तृत अध्ययन भी करता है। उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर भी करने में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। ठीक है, प्रकाशित सामग्री के लिए नहीं है मूल्यांकन, छात्रों को मूल्यांकन के लिए भी नहीं, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना नहीं। यहाँ भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। शैक्षणिक समस्याएं इस प्रकार से हैं: शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी है, स्कूल स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता, शासन गुणवत्ता में कमी है, शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी। आगे है पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। तो सामाजिक विज्ञान में बाधाओं के बारे में पूछ रहा है, तो विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथा ये तो नहीं होगा। शिक्षण शास्त्रीय प्रथा, अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण कौशल निर्माण का अभाव, ये तो बाधा नहीं है। ये हो सकता है अच्छा प्रदर्शन, उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है बाधाएं हैं, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका इसमें से, और ए नंबर भी हो जाएगा। ए नंबर यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी। ठीक है, विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथा और अच्छा प्रदर्शन, उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ये जो है सामाजिक विज्ञान में जो है बाधाएं हैं। ठीक है, पढ़ने में बाधाएं हैं, आगे बढ़ने में। सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह समझने में मदद करता है समाज कैसे काम करता है, समाज के सामने आने वाली समस्याओं को पहचानने में भी मदद करता है। आगे है प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। तो है सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ए नंबर, और शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। तो कबीर के दोहे तो नहीं होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करने के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। वहाँ जो आंदोलनकारी को जेल में रखा गया था, वहाँ जो प्राप्त पत्र है उनसे विद्यार्थियों को अवगत कराना राष्ट्रीय आंदोलनकारियों पर चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि शैल चित्र, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित है। इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। ठीक है, भारत की औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के उद्देश्य से किया जाता था। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता, काला पानी की भी सजा यहीं दी जाती थी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए
ए नंबर में है विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान का निर्माण नहीं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, ये भी नहीं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, ये तो और ही बिल्कुल गलत है ये दोनों। और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन सामाजिक समस्याओं की जांच में, ये बिल्कुल सही में संलग्न कराना। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देखिए, परियोजना विधि में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वनिर्देशित गतिविधि के माध्यम से सीखने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, सीखने वाले को खोजकर्ता में बदल देता है, वास्तविक जीवन के साथ सीखने से संबंधित है, अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशल विकसित करता है। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें बोल रहा है ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ क्या में जवाब आएगा, तो इसे स्मरण ही कर लेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को स्मरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं स्मरण, याद करना, मनोवैज्ञानिक में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट संकेत की कमी होती है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधि है। स्मरण करने की महत्वपूर्ण विधि पहले आ जाएगा खंड विधि, खंडों में भागों में बांटकर उसे पहले पढ़ा जाए। प्रगतिशील विधि, फिर क्रिया विधि, फिर करके क्रिया विधि, पूर्ण विधि, फिर पूरा एक साथ, फिर मिश्रित, फिर मिला के। ठीक है, इसे स्मरण विधि का स्मरण जल्दी होता है। ठीक है, कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो कार्यनीति जो है समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। वाद विवाद तो है समूह आकलन का हिस्सा, सेमिनार भी है, फिर कक्षा में चर्चा ये भी है। कौन सा नहीं है? सत्र के अंत में जो परीक्षा है, ये समूह आकलन का कार्यनीति हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए। प्रगति आकलन, सामूहिक आकलन, बच्चों के सामूहिक कौशल सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। वाद विवाद, सेमिनार, प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसी कार्य समूह आकलन का हिस्सा है। और सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है, कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। यहाँ देखिए, आगे है 58 नंबर। कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। यह विद्यार्थी के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। तो केवल यही सही नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। केवल यहाँ जहाँ आ गया संज्ञानात्मक पक्ष, ये गलत हो जाएगा। और इसमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन रणनीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आकलन यह अध्यापकों को समय पर पुष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। आगे देखिए, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? तो प्रश्न पूछती है तो वह लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले इसमें जो है पूर्व अवधारणा का आकलन हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ प्री कॉन्सेप्ट। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वह पूर्ण अवधारणा का आकलन करना चाहती है। तो वो क्या करती है? पूर्ण अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है सीखने का आकलन, सीखने के आकलन। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार, सीखने में वृद्धि करना। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है। ठीक है, जब पढ़ाई होता है उसी के साथ सुधार किया जाता है। 60 नंबर है ये सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? तो उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए पोर्टफोलियो। ठीक है, और उसके बाद विद्यार्थी के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचय, ये भी सही है। आपका ABC तीनों सही है। अब पोर्टफोलियो के बारे में भी एक बार देख लीजिए। तो D नंबर आपका ऑप्शन सही है, ABC तीनों सही है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो
उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थी के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। आगे है विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचय होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, फाइल होता है, रिपोर्ट फाइल, जिनमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थी की उपलब्धि और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थी की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोण का प्रमाण प्रदत्त करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, इसके बाद अब हिंदी का आ जाएगा गद्यांश पद्यांश। अब आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।